असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन के 50 प्रश्न आते हैं। बट ये है कि हम इतिहास दर्शन की तैयारी कहाँ से करें। तो हम चंदू सर की क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन का एक शानदार कोर्स। यह कोर्स आपको मिल जाएगा, लाइव चल रहा है चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर से आज ही आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पर 13 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर 2, हिस्ट्री फाउंडेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट पीजीटी समान रूप से उपयोगी है, इतिहास दर्शन लेखन यूपीटीजीटी के लिए है, सेकंड ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री का है, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज है, एक टेस्ट सीरीज सभी पीजीटी एग्जाम्स के लिए है, नोट्स हार्ड कॉपी में है, नोट्स सॉफ्ट कॉपी में है, विश्व इतिहास प्राचीन मध्य आधुनिक भारत। तो ये सारे कोर्स आपको मिलने वाले हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो देरी किस बात की, गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम चंदू जैन है। नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आ जाइए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप और हम मिलकर के बात कर रहे थे इतिहास दर्शन के संदर्भ में। तो चलिए फटाफट से कुछ बातें कर लेते हैं, इतिहास दर्शन का समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास दर्शन के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आज हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक व्याख्या। एक सिलेबस में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यह टॉपिक डालिएगा। ऐतिहासिक व्याख्या एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें कई सारी चीजें जो है वह आपके क्लियर होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। ऐतिहासिक व्याख्या, ठीक है। चलिए, तो कुछ बातें इस विषय पर हम प्रारंभ करते हैं, जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐतिहासिक व्याख्या होती क्या है। क्या ऐतिहासिक व्याख्या इतिहास से ही जुड़ी हुई है? हाँ या ना का जवाब साझा करिएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। ऐतिहासिक व्याख्या क्या इतिहास से ही जुड़ी हुई है, या इसका कुछ और मीनिंग भी निकलता है? क्या होता है यह? तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बेसिकली क्या हो गया है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कई सारे हमारे जो वामपंथी इतिहासकार हैं, ठीक है, यह दक्षिणी वामपंथी इतिहासकारों पर एक आरोप लगाते हैं और आरोप लगा करके कहते हैं कि वह इतिहासकार नहीं होकर के कथावाचक हो गए हैं। हम देखते भी यही है। हम यूट्यूब के माध्यम से आज, क्योंकि दुनिया जो है वह बहुत ग्लोबलाइज्ड हो गई है, सीमाएं जो हैं वह समाप्त हो चुकी है, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा निकट आ चुके हैं। जो शिक्षक पहले कमरे में बंद होकर के पढ़ाया करते थे, वो शिक्षक सार्वजनिक रूप पर उपस्थित हो गए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वह इतिहास में किसी बिंदु की व्याख्या करते करते इतनी ज़्यादा व्याख्या कर देते हैं कि वह एक कथावाचक की भूमिका में हो जाते हैं? कथावाचक यानी कि स्टोरी टेलर, है ना। तो मूल रूप से वामपंथी इतिहासकार दक्षिणी वामपंथी इतिहासकारों पर आरोप लगाते हैं। वह कहते हैं कि यह इतिहासकार आजकल इतिहासकार नहीं, अपितु कथावाचक ज्यादा हो गए हैं। होता भी ऐसे ही है। आपने मेरा कोर्स देखा, कोई सा भी कोर्स आप उठा करके देखिए, मैं कथा कहानियों पर बात नहीं करता, ठीक है ना। मैं जब पढ़ाता हूं तो उम्मीद करता हूं कि इतिहास जो है वह जीवंत हो उठे, चीजें अपने आप जो है वह क्लियर हो जाए। तो ऐतिहासिक व्याख्या क्या होती है? जब कोई भी घटना, वास्तव में क्या इतिहास में कहानियां पढ़ाई जाती है कि, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी भाषा की बात करता हूं और कहूं क्या इतिहास में कहानियां पढ़ाई जाती है, तो मैं कहूंगा सर इतिहास में कहानियां नहीं पढ़ाई जाती। तो फिर इतिहास में कहानियों का योगदान क्या है? भैया इतिहास में कहानियों का कोई योगदान नहीं है। किसी ने एक कहानी बता दी, आपने उसमें दो चार बातें और ऐड कर करके दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दी, वही कहानी हो गई, वही इतिहास हो गया। यह इतिहास की एक सही परिभाषा नहीं मानी जाती। तो आप कहोगे सर फिर इतिहास में कहानी क्या है या ऐतिहासिक व्याख्या क्या है? तो याद रखिएगा, ऐतिहासिक व्याख्या का तात्पर्य होता है एक ऐसी घटना जिसको हम वास्तविक रूप में या यथार्थ स्वरूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वास्तविक रूप दे रहे हैं, वही क्या है? ऐतिहासिक व्याख्या है, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन होता है।
यानी कि किसी भी घटना का यथार्थ स्वरूप में प्रस्तुत करना ही ऐतिहासिक व्याख्या होता है। बाकी इसका कथा कहानियों से कोई मतलब नहीं होता है। आजकल के इतिहासकारों को मैं देखता हूं, वह इतिहासकार कम और कथावाचक ज्यादा हो गए हैं। वह इतिहास की मर्मज्ञता को भूल गए हैं। इतिहास में जो वास्तविकता है, जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, उनका तो वह नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं एक बात आपको यहां पर बताना चाहूंगा मेरे दोस्त। मूल रूप से माना जाता है कि इतिहास लेखन में तथ्य यानी कि फैक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसे मैं हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कि ऐतिहासिक तथ्य कहता हूं, वह इतिहास की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन जब तक उन तथ्यों की व्याख्या नहीं होगी, तब तक उन तथ्यों का कोई मोल नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। इसी कारण इतिहास को तथ्य प्रधान नहीं मान करके व्याख्या प्रधान माना जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और तथ्यों की व्याख्या करने में इतिहासकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती। और एक इतिहासकार, मैंने आपसे पहले भी कहा, एक इतिहासकार की जो सोच होती है, जो विचारधारा होता है, जो उसका आसपास का वातावरण होता है, उसका धर्म होता है, उसका देश होती है, उसकी राष्ट्रीयता होती है, ये इतिहास में व्याख्या के स्वरूप को बदलता है। मैं बताता हूं, कोई ऐसा इतिहासकार जो हमारे मध्यकालीन भारत को बेहद पसंद करता है, अकबर के योगदान को याद करता है, तो दूसरा इतिहासकार अकबर के योगदान को नकार देता है। कुछ इतिहासकार समुद्रगुप्त के विजय अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, तो कुछ इतिहासकार समुद्रगुप्त की आलोचना भी तो करते हैं। क्यों? उनकी सोच वैसी है, उनकी विचारधारा ऐसी है। इसीलिए कहते हैं कि इतिहासकार की सोच इतिहास का निर्माण करती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इतिहासकार की जो सोच होती है वह इतिहास का निर्माण करती है। तो जब हम ऐतिहासिक व्याख्या, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों कुछ चीज पढ़ी जाती है कि इसमें एक जनरल लॉ क्या होता है, जिसे हम सामान्य नियम प्रतिरूप कहते हैं। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता क्या होती है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, कार्य कारण संबंध क्या होता है। इन तीन बिंदुओं पर हम इर्द गिर्द बात करेंगे, ये बात याद रखना। तो मूल रूप से इसमें क्या पढ़ा जाता है? इसमें हम पढ़ते हैं सामान्य नियम प्रतिरूप। पहली बड़ी बात, सामान्य नियम प्रतिरूप, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, एक आता है ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता। और एक आता है कार्य कारण संबंध, कार्य कारण संबंध। यह मूल बातें होती है, यह मूल बिंदु है जिन पर हमें बहुत विस्तार से परिचर्चा करनी है। सामान्य नियम प्रतिरूप, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता, कार्य कारण संबंध। मेरा मानना है कि किसी भी बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले पहले जो मूल है उसके बारे में समझो। मूल क्या है? ऐतिहासिक व्याख्या। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताना चाहूं कि ऐतिहासिक व्याख्या क्या होती है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट पास करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि आखिरकार हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन होती क्या है। तो हम कहते हैं कि किसी घटना के यथार्थ स्वरूप का जो प्रस्तुतिकरण होता है, वही ऐतिहासिक घटना वही प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? ऐतिहासिक व्याख्या कहलाता है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि ऐतिहासिक व्याख्या का सामान्य अर्थ, ऐतिहासिक व्याख्या का सामान्य अर्थ, एक जनरल मीनिंग समझिएगा हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन का, किसी घटना के यथार्थ स्वरूप का प्रस्तुतिकरण करना। कोई घटना घटित हुई, मान लीजिए कलिंग का युद्ध, इतिहास में क्या है? घटना, एक इंसिडेंट है। हम इस घटना का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो इतिहास हमें केवल इतनी अनुमति देता है कि आप इस इतिहास में घटित घटना की वास्तविकता को दुनिया के सामने बताएं। आप इसमें बड़ा चढ़ा करके नहीं कह सकते कि अशोक जब इस युद्ध में लड़ने गया तो अपने साथ 5,000, 5 लाख, 5 करोड़ हाथी लेकर गया था। नहीं भाई साहब, शब्द अलंकार का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि इतिहास की सत्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कल हमने साहित्य के स्रोत पढ़े थे। साहित्य के स्रोत में हमने पढ़ा था कि कभी कभी लेखक के द्वारा अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर लिया जाता है, परिणामतः सत्यता पर संदेह व्यक्त किया जाता है।
बात ऐसी कहो कि लोगों को हजम हो जाए। तो क्या कहा जाता है कि किसी घटना के यथार्थ स्वरूप का प्रस्तुतिकरण करना ही ऐतिहासिक व्याख्या कहलाता है। किसी घटना के ऐतिहासिक स्वरूप का प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण जो है ना, किसी घटना के ऐतिहासिक स्वरूप का प्रस्तुतिकरण, ऐतिहासिक नहीं होगा, यथार्थ स्वरूप होगा, वास्तविक स्वरूप होगा। किसी घटना के यथार्थ या वास्तविक स्वरूप का प्रस्तुतिकरण करना ही ऐतिहासिक व्याख्या कहलाता है। ये लो सर, एक सिंपल सी परिभाषा, को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके परिभाषा नहीं बताई गई है कि किसी घटना के यथार्थ या वास्तविक स्वरूप का प्रस्तुतिकरण करना जो है वह क्या कहलाता है, वह ऐतिहासिक व्याख्या कहलाता है। अन्य शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं तो इतिहास की घटनाओं, तथ्यों, स्रोतों, प्रमाणों को समझना, यानी कि इतिहास किन के माध्यम से लिखा जाता है, घटनाओं के माध्यम से। उन घटनाओं की जानकारी हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से मिलती है, विभिन्न प्रकार के एविडेंस यानी कि प्रमाण से मिलती है, साक्ष्यों से मिलती है, तथ्यों से मिलती है। उनको समझा जाए, समझ करके उनका एनालिसिस किया जाए और एनालिसिस करके अर्थ निकाला जाए, वही क्या कहलाता है, ऐतिहासिक व्याख्या कहलाता है। एक तरह से इतिहास में वास्तविकता से परिचित करवाना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो लिखिए अन्य शब्दों में, अन्य शब्दों में इतिहास की घटनाओं, घटनाओं, तथ्यों, प्रमाणों, स्रोतों, सोर्स, साक्ष्य, एविडेंसेस को समझना। पहले तो इनको क्या किया जाए, समझा जाए, फिर विश्लेषण किया जाए और फिर उनका अर्थ निकाला जाए। समझना, उनका विश्लेषण करना, वह उन्हें समझना, समझना, विश्लेषण करना और उनका अर्थ निकालना, वह उनका अर्थ निकालना ही ऐतिहासिक व्याख्या है। ये लो सर, इतिहास दर्शन के अंतर्गत मूल रूप से जो ऐतिहासिक व्याख्या है उसकी मैंने एक और सरल परिभाषा आपके समक्ष रखी है और मैं मान के चलता हूं कि वह आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी घटना इतिहास में घटित हो रही है, उन घटनाओं के तथ्यों, प्रमाणों, स्रोतों, साक्ष्यों को समझना, उनका विश्लेषण करना और उनका अर्थ निकालना ही क्या कहलाता है, ऐतिहासिक व्याख्या कहलाता है। बहुत सिंपल सी भाषा में। तो ऐतिहासिक व्याख्या को मैं सिंपल सी भाषा में अगर कहना चाहूं तो क्या यह हो गया क्या कि इतिहास का वास्तविक प्रस्तुतिकरण ही इतिहास की व्याख्या है। बताओ, इतिहास का वास्तविक प्रस्तुतिकरण ही इतिहास की व्याख्या है। तो जी हाँ, यही क्या है, ऐतिहासिक व्याख्या है।
अब इसमें क्या होता है, इतिहासकार किसी घटना की केवल एक व्याख्या ही नहीं करता कि भाई हाँ व्याख्या कर कर काम चल जाता है, अपितु वह यह भी बताता है कि अगर इतिहास में कोई भी घटना घटित हुई है तो वह घटना क्यों घटी, है ना। तो उसके पीछे स्वाभाविक बात है, आप यहाँ पे क्लास में पढ़ने आए हैं या आप इस समय मेरी क्लास देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो होगा ना, उन कारणों की वजह से ही तो आप क्लास देख पा रहे हैं। तो यह घटना क्यों घटी, उस घटना के पीछे क्या कारण विद्यमान थी और उस घटना के क्या प्रभाव पड़े। आपने मेरी क्लास देखी तो देखी तो सबसे पहले तो यह पता होनी चाहिए क्लास क्यों आयोजित की गई, मुझे कोर्स कंप्लीट करवाना था, है ना, इसलिए क्लास आयोजित की गई। क्या कारण थे कि आप मेरी क्लास में आए, क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, ठीक है। और क्या प्रभाव पड़ा कि सर पढ़ करके मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, यही ऐतिहासिक व्याख्या। तो इतिहासकार इतिहास की किसी घटना की केवल व्याख्या ही नहीं करता, वह यह भी बताता है कि यह घटना क्यों घटी, क्या कारण थे और क्या प्रभाव पड़े। तो कोई भी घटना जो है उस घटना की केवल व्याख्या ही नहीं करता, है ना, अपितु वह यह भी बताता है कि यह घटना क्यों घटी, इसके क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव पड़े। क्या ये बात क्लियर हो गई भाई, इसके प्रभाव क्या रहे यह भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसमें इतिहासकार किसी घटना की केवल व्याख्या ही नहीं करता, ऐतिहासिक व्याख्या में ऐसा लिखो, ऐतिहासिक व्याख्या में इतिहासकार, देखो जब भी हम ऐतिहासिक व्याख्या पढ़ेंगे, व्याख्या कौन करेगा, स्वाभाविक बात है इतिहासकार ही करेगा। आज घर में कोई पूजा पाठ होना है, कौन करेगा, पंडित ही करेगा, ठीक है ना। तो हम इतिहासकार शब्द को बार बार लिखते हैं, इसीलिए कहते हैं कि इसमें इतिहासकार किसी घटना की केवल व्याख्या ही नहीं करता, इतिहासकार इसमें इतिहासकार इसमें इसमें ऐतिहासिक व्याख्या में इतिहासकार किसी घटना की केवल व्याख्या ही नहीं करता, अपितु वह यह भी बताता है कि यह यह घटना क्यों घटी, इसके क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा। व्याख्या ही नहीं, अपितु घटना क्यों घटी, कारण क्या थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब बातों पर बहुत अच्छे से विचार किया जाता है। विचार करने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति इतिहास पढ़ाता है, अगर वो इतिहास में किसी घटना का वर्णन कर रहा है, हर्षवर्धन के राज्याभिषेक का वर्णन कर रहा है, हर्षवर्धन की महामोक्ष परिषद का वर्णन कर रहा है, तो उसको यह बात पता होना चाहिए कि आखिरकार हर्षवर्धन ने वह कार्य क्यों किया, क्यों घटना घटित हुई, क्या कारण थे और उसका क्या प्रभाव पड़ा, तब जाकर के इतिहास की व्याख्या पूरी होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की। अब जब हम 1857 की क्रांति के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो अनेक इतिहासकारों ने इसकी अनेक तरह से व्याख्या की है। कोई इतिहासकार कहते हैं कि साहब ये तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, कोई इतिहासकार कहता है कि इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष कहा है, किसी ने इसे सिपाही विद्रोह कहा है, किसी ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम कहा है। यानी कि इतिहासकार की सोच जो है वो इतिहास को प्रभावित कर रही है, नहीं कर रही है। तो सभी
अलग अलग दृष्टिकोण जो हैं यह ऐतिहासिक व्याख्या के उदाहरण होते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये बात याद रखना। जैसे उदाहरण के लिए 1857 की क्रांति, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, किसी ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो किसी ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। षड्यंत्र किसी ने इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया। किसी ने क्या कहा? इसे सिपाही विद्रोह कहा। यह सभी अलग अलग दृष्टिकोण ऐतिहासिक व्याख्या के उदाहरण हैं। यह सभी अलग अलग दृष्टिकोण ऐतिहासिक व्याख्या के उदाहरण, ऐतिहासिक व्याख्या के उदाहरण है। ठीक है, यानी कि वही बात कि इतिहासकार की सोच जो है वह इतिहास का निर्माण करती है। क्लियर? अब थोड़े से इतिहास की व्याख्या में और आगे बढ़ते हैं। तो वामपंथी इतिहासकारों ने दक्षिणी वामपंथी इतिहासकारों पर आरोप लगाया कि भैया वह इतिहासकार नहीं अपितु कथावाचक हो गए हैं। आप कभी कभी इतिहास की कोई भी किताब उठा करके देखिएगा तो उन किताबों में से कुछ किताबें ऐसी होती है जिनको पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि हम इतिहास नहीं पढ़ करके कहानियों की किताब पढ़ रहे हैं। उन्होंने घटनाओं को इतने रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है, हालांकि उसमें तथ्य का अभाव होता है। आप याद रखिएगा, कोई भी कथावाचक जब कथा करता है या कोई भी कहानीकार जब कहानी सुनाता है तो वह तथ्य कभी नहीं बताता। क्या बताता है? क्या कि एक बार की बात है, एक राजा था, उसके एक सुंदर रानी थी, एक बड़ा सा राज्य था। क्या वो ऐसा बताता है कि वो इतने सन में राजा बना था, उसकी रानी जो है वो उसकी पुत्री थी? नहीं बताता है ना। उसने इतना युद्ध लड़ा था, ये उसके राज्य मंत्री थे, नाम नहीं बताता, संख्या बता देगा भले ही। तो जब इतिहासकार एक कथावाचक बन जाता है तो उसके पास तथ्य नहीं होते, और इतिहास लेखन में तथ्यों को इतिहास की रीढ़ माना जाता है। किंतु बिना व्याख्या के इन तथ्यों का कोई अर्थ नहीं हो जाता। जब तक हम किसी बात की व्याख्या नहीं करेंगे तो क्या उसका कोई मतलब निकलता है? अकबर को पढ़ते हैं, अकबर के हम आईने दहशाला पढ़ते हैं कि साहब टोडरमल ने आईने दहशाला की प्रारंभ किया था। अब जब तक आप ये तथ्य, ये फैक्ट है कि टोडरमल ने आईने दहशाला का निर्माण किया था, लेकिन मेरे दोस्त जब तक मैं आपको आईने दहशाला के बारे में नहीं बताऊंगा तो क्या आप उसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो लिखिएगा, इतिहास, वामपंथी इतिहासकारों ने यूजीसी नेट जून 2025 का रिजल्ट आया और हमारे एक साथी, हमारे एक विद्यार्थी राम प्रसाद कुमावत ने 99.81 परसेंटाइल ला करके पहली बार में नेट के साथ जेआरएफ उत्तीर्ण की और एक इतिहास रच दिया। मैंने नेट का कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं पढ़ाया, अभी ऐप को लॉन्च हुए पूरे साल भर भी नहीं हुआ, 4 दिसंबर को लॉन्च किया था और अभी 7-8 महीने के ड्यूरेशन में ही
पहली बार रामप्रसाद कुमावत ने 99.81% ला करके नेट जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण की। यह बहुत बहुत काबिल तारीफ है हमारे प्यारे साथी की, इनकी मेहनत की और हमारे मार्गदर्शन की। इसके अलावा हमारे प्यारे साथी कमल ने नेट का एग्जाम उत्तीर्ण किया, जतिन ने किया, और भी कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की, जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की। लेकिन विशेष तौर पर रामप्रसाद कुमावत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार में नेट के साथ जेआरएफ उत्तीर्ण की और 99.81 परसेंटाइल के साथ। अगर आप भी नेट के साथ जेआरएफ उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और करिए अपने सपने साकार। यहाँ पर फाउंडेशन बैच उपलब्ध है जो कि नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए उपयोगी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वामपंथी इतिहासकारों ने कारों ने दक्षिण वामपंथी इतिहासकारों पर आरोप लगाया कि अब कि यह इतिहासकार ना होकर कथावाचक हो गए। यह आरोप लगाया गया है ना। क्या आरोप लगाया कि भैया ये तो क्या हो गए, एक कथावाचक हो गए। अब यहां पर एक बात समझिए, ठीक है। कथावाचक, कथावाचक या कहानीकार तथ्यों का प्रयोग नहीं करता, यह भी समझना चाहिए। एक बात मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूं भैया, आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया का जमाना है। कहीं पर भी किसी भी वीडियो को कट कॉपी कर करके उसे वायरल कर दिया जाता है। मैं यहाँ पर किसी धर्म विशेष के कथावाचक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इतिहास में जो कहानियां कही जाती है उनकी। इन्हीं इतिहास की कहानियों ने इतिहास को बाजारू गप्पा बना करके रख दिया। तो ये बात याद रखना, मैं यहाँ पर किसी कथावाचक के बारे में बात नहीं कर रहा, ना मैंने नाम लिया, ना मैंने किसी धर्म के बारे में कहा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इतिहास के बारे में। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इतिहास में कही जाने वाली कहानियों के बारे में। ठीक है, तो इतिहासकार या कथाकार या कथावाचक जो है यह तथ्यों का प्रयोग नहीं करता। इतिहास लेखन में तथ्यों को इतिहास की रीढ़ माना जाता है। लिखिएगा, तथ्यों को इतिहास की रीढ़ माना जाता है, लेकिन बिना व्याख्या के जब तक किसी की व्याख्या नहीं होगी ना, बिना व्याख्या के तथ्यों का कोई अर्थ नहीं है। बिना व्याख्या के तथ्यों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसी कारण इतिहास को तथ्य प्रधान ना मान करके व्याख्या प्रधान माना जाता है। इसी कारण इतिहास को तथ्य प्रधान ना मानकर
व्याख्या प्रधान माना जाता है। इसलिए इतिहास में ऐतिहासिक व्याख्या की आवश्यकता होती है। लिख लो। इसलिए इतिहास में ऐतिहासिक व्याख्या की आवश्यकता होती है। कहानीकार तथ्यों का प्रयोग नहीं करता। तथ्यों को इतिहास की रीढ़ माना जाता है। बिना व्याख्या के तथ्यों का कोई अर्थ नहीं। इस कारण इतिहास को तथ्य प्रधान ना मानकर व्याख्या प्रधान माना जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई कि इतिहास को हम क्या मानेंगे? व्याख्या प्रधान मानेंगे। सब चीजें एक दूसरे के साथ आपस में इंटरलिंक है, आपस में जुड़ी हुई है। अब साहब, तथ्यों की व्याख्या कौन करेगा? क्या एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी इतिहास की में तथ्यों की व्याख्या कर सकता है? क्या एक अर्थशास्त्री कर सकता है? क्या एक बायोलॉजी का टीचर कर सकता है? नहीं कर सकता। तथ्यों की व्याख्या करने में इतिहासकार की भूमिका होती है। इतिहासकार की सोच, विचारधारा, युग, परिवेश, राष्ट्रीयता, धर्म, सामाजिक, ये सब चीजें जो है, यह आदि के आधार पर इतिहास में व्याख्या का स्वरूप बदलता है। तो अगली लाइन जो लिख रहे हैं वह इस तरह से होगी कि तथ्यों की व्याख्या करने में इतिहासकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि व्याख्या करने में इतिहासकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती। डायरेक्ट वन लाइनर सवाल पूछेगा कि तथ्यों की व्याख्या कौन करता है, तथ्यकार या इतिहासकार? इतिहासकार। एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए, इतिहास में तथ्यों की व्याख्या कौन करता है, इतिहासकार या तथ्यकार? तो आप याद रखना, इतिहासकार तथ्यों की व्याख्या करता है। इतिहासकार की सोच, विचारधारा, उसका समय, उसका परिवेश यानी कि आसपास का वातावरण, माहौल, राष्ट्रीयता, धर्म आदि के आधार पर इतिहास में व्याख्या का स्वरूप बदलता है। तो लिखिएगा, इतिहासकार की सोच, सोच, विचारधारा, समाज, वातावरण, है ना, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर व्याख्या का स्वरूप बदलता है। अर्थात फिर वही लाइन लिखवा रहा हूं, इतिहासकार की सोच या इतिहासकार ही व्याख्या का निर्धारण, या इतिहासकार की सोच इतिहासकार के आधार पर, यूं लिखो,
के आधार पर व्याख्या निर्धारित होती है। आधार पर व्याख्या निर्धारित होती है। लिख लो। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है कि क्या प्रत्येक व्याख्या ऐतिहासिक व्याख्या होती है क्या? नहीं साहब, बहुत अच्छे से याद रखना, प्रत्येक व्याख्या ऐतिहासिक व्याख्या नहीं होती। मेरे पास ये रिमोट है, इस रिमोट को देख करके मैंने किसी प्रकार की व्याख्या कर दी तो ऐतिहासिक व्याख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, एक मशीन है। It's just a machine, and I am explaining about this machine. That's why this is not historical interpretation. इसीलिए यह ऐतिहासिक व्याख्या नहीं है। तो जिन ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर के व्याख्या की जाती है वह ऐतिहासिक व्याख्या कहलाती है। यानी कि ऐतिहासिक व्याख्या में तथ्यों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो लिखिएगा, हर व्याख्या यह लाइन बहुत उपयोगी है सर। ऐतिहासिक व्याख्या नहीं होती, अपितु इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ऐतिहासिक के आधार पर जो व्याख्या करता है वही ऐतिहासिक व्याख्या कहलाती है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि भैया, पहली बात तो हर व्याख्या ऐतिहासिक व्याख्या नहीं होती। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जो व्याख्या की जाती है वही क्या कहलाती है? ऐतिहासिक व्याख्या कहलाती है। तो बताओ, इसका एक सिंपल सा साधारण सा अर्थ हो गया क्या कि ऐतिहासिक व्याख्या का आधार ऐतिहासिक तथ्य होता है। स्वाभाविक बात है, लिखिए, ऐतिहासिक व्याख्या का अर्थ ऐतिहासिक तथ्य होता है। ऐतिहासिक व्याख्या का आधार, यहां पर लिखिए आधार, ऐतिहासिक तथ्य होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखवाई है सब, है ना? बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। नोट डाउन प्लीज, हाईलाइट इट, इसे हाईलाइट करिएगा, बेहद उपयोगी लाइन है यह। लिखिए, लिखिए, चलिए एक छोटा सा प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है उसको समझते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से इतिहास की व्याख्या, जिसे हम ऐतिहासिक व्याख्या कहते हैं, उसकी प्रकृति के संदर्भ में आपको कुछ कथन देता हूं, ठीक है ना? उनमें से कौन सा कथन असत्य होगा? तो एक प्रश्न देखिएगा यहां पर, लाल पेन से लिखते हैं।
ऐतिहासिक व्याख्या कि प्रकृति के संदर्भ में असत्य होगा। प्रकृति के संबंध में असत्य है, असत्य होगा। कुछ कथन, कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे नंबर 1, पहला, ठीक है, व्याख्या का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है। व्याख्या का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है, पहला। दूसरा, व्याख्या का स्वरूप संभावनात्मक होता है। व्याख्या का स्वरूप विकासवादी होता है। व्याख्या का स्वरूप विकासवादी होता है। व्याख्या का एक स्वरूप चक्रवादी होता है। का एक स्वरूप चक्रवादी, इसे हम चक्रीय भी कह सकते हैं, इसे हम युग चक्रवादी भी कह सकते हैं। बताओ भाई साहब, आप यह मान के चलिए कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न है और इनमें से आपको असत्य कथन पढ़ना होगा, ठीक है। बताओ सर, ऐतिहासिक व्याख्या की प्रकृति, व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, विच वन इज नॉट करेक्ट। व्याख्या का स्वरूप क्या वस्तुनिष्ठ हो सकता है क्या? सबसे पहला सवाल आप यहां पर देखिए मेरे दोस्त, हमेशा याद रखिएगा व्याख्या का स्वरूप कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। वस्तुनिष्ठता का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्टिविटी, हाँ कि यही होगा, नहीं। मैंने अपने तरफ से अलग अलग व्याख्या कर दी। मैंने क्या कहा कि इतिहासकार की सोच, विचारधारा, समाज, वातावरण, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर व्याख्या का स्वरूप बदलता है। मैंने कहा या नहीं कहा यह बात? मैंने क्या कहा कि किसी व्यक्ति के लिए, किसी इतिहासकार के लिए अकबर अच्छा हो सकता है, अकबर महान हो सकता है, तो किसी इतिहासकार के लिए अकबर महान नहीं हो सकता। किसी इतिहासकार के लिए कलिंग का युद्ध बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन किसी इतिहासकार के द्वारा कलिंग के युद्ध को नकारा जा सकता है। तो यह कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना, पहला ही गलत है। पहला ही क्या हो गया? गलत हो गया। व्याख्या का स्वरूप संभावनात्मक, बिल्कुल संभावनाएं व्यक्त की जाती है ना व्याख्या में। मान लीजिए मैंने कोई व्याख्या की, हल्दी घाटी के युद्ध की मैंने व्याख्या की। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप ने मुगलों की सेना के पैर उखाड़ दिए थे, उन्हें पराजित कर दिया था। एक संभावना कि हाँ, राणा प्रताप इतने महान योद्धा थे कि उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों को टिकने नहीं दिया था। तीसरा, व्याख्या का स्वरूप विकासवादी होता है। बिल्कुल, व्याख्या का स्वरूप विकासवादी हो सकता है। क्या? कि हाँ, वह हमेशा किसकी बात करती है? वो प्रगतिशील सोच की बात करती है ना।
और व्याख्या का एक स्वरूप चक्रवादी। चक्रवादी का मतलब होता है साइक्लेबल, यानी कि जहां से शुरू हुई है कभी कभी वहीं पर आकर के खत्म हो जाती है। मैं भी इस बारे में थोड़ा सा और अच्छे से परिचर्चा करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे चक्रवादी दृष्टिकोण के बारे में। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? तो आइए इस प्रश्न की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। यहां पर एक नंबर डाल देता हूं, प्रश्न संख्या 1। उत्तर 1, व्याख्या। इस तरह से इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन पढ़ा जाता है, चीजें अपने आप क्लियर होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अभी तो शुरुआत की 8-9 क्लास हमारी हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा इतिहास के संदर्भ में एक दृष्टिकोण, एक सोच को विकसित होने में समय लगता है। इतिहास की व्याख्या का स्वरूप कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है। वाल्स द्वारा इतिहास की व्याख्या की मूल्य परक विचारधारा को स्वीकार किया गया। सबसे पहले तो एक लाइन लिखिएगा, इतिहास की व्याख्या का स्वरूप इतिहास की व्याख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ऐतिहासिक व्याख्या। स्वरूप, कार्य कारण, ठीक है, कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है। ऐतिहासिक व्याख्या का स्वरूप कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है। समझ में आ गई? वाल्स द्वारा इतिहास की व्याख्या की मूल्य परक विचारधारा को स्वीकार किया गया है, या वाल्स ने ऐतिहासिक व्याख्या की ऐतिहासिक व्याख्या की मूल्य परक विचारधारा, मूल्य परक विचारधारा को स्वीकार किया है। तो वॉल्स ने कौन सी विचारधारा को शामिल किया है? मूल्य परक विचारधारा। डायरेक्ट वन लाइनर सवाल बनेगा आपके। बताए, वाल्स ने ऐतिहासिक व्याख्या के कौन से स्वरूप को शामिल किया है? मूल्य परक विचारधारा के स्वरूप को स्वीकार किया है। क्लियर हो गई? मार्क्स, जो मार्क्स होता है, कार्ल मार्क्स, जर्मनी का, यह कहता है कि इतिहास की विकासात्मक स्वरूप की व्याख्या बेहद उपयोगी है। तो मार्क्स जो है, इसने इतिहास या ऐतिहासिक व्याख्या के विकासात्मक स्वरूप की व्याख्या की है। यह कहता है मार्क्स कि इतिहास की जो गति है, यह विकासात्मक प्रक्रिया होती है। लिखिए, मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। मार्क्स ने ऐतिहासिक व्याख्या, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, ऐतिहासिक व्याख्या के विकासात्मक स्वरूप को स्वीकार किया है। किसको स्वीकार किया है? विकासात्मक स्वरूप को स्वीकार किया है। उसके अनुसार इतिहास की गति विकासात्मक प्रक्रिया में होती है। इसके अनुसार इतिहास की गति विकासात्मक प्रक्रिया का
परिणाम है। इतिहास की गति क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया का परिणाम है। बहुत सिंपल सी बात, बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा कि मार्क्स क्या कहता है कि ऐतिहासिक व्याख्या के विकासात्मक स्वरूप को मैं शामिल करता हूं। ठीक है, और इसके अनुसार इतिहास की गति विकासात्मक प्रक्रिया के माध्यम से होती है। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर। अब एक इतिहासकार आता है क्रोचे, हम आगे पढ़ेंगे क्रोचे के बारे में, जिसे हम कोचे, कोशे या क्रोशे कहते हैं। यह कहता है कि समस्त इतिहास, जितना भी हम इतिहास पढ़ते हैं, यह समसामयिक इतिहास है, समसामयिक प्रक्रिया में होता है। इतिहास की व्याख्या करने में वर्तमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। वही बात हो गई ना कि जब आप इतिहास पढ़ा रहे हैं तो उस समय पढ़ाने वाले की सोच क्या है, पढ़ाने वाले के आसपास का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है। क्या मैं बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। उसकी विचारधारा क्या है, वह किस समुदाय से आता है, कौन से देश से आता है। जैसे आज पाकिस्तान वाले हैं, अब पाकिस्तान वाले भले वह भारतीय इतिहास को बहुत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते होंगे व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जब वह राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इतिहास की बात आएगी तो वह आलोचना ही करेंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? तो इसीलिए कहते हैं कि इतिहास की व्याख्या करने में वर्तमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यह मैं नहीं कह रहा, क्रोचे कह रहा है। तो एक लाइन लिखिएगा, क्रोचे के अनुसार क्रोचे के अनुसार समस्त इतिहास समसामयिक प्रक्रिया होता है, या समस्त इतिहास समसामयिक होता है। ये लाइन याद रखना, बहुत बार पूछी गई है कि किस इतिहासकार ने समस्त इतिहास को समसामयिक इतिहास माना है। याद रखना, यह क्रोचे ने माना है कि समस्त इतिहास क्या है? समसामयिक ही। इतिहास की व्याख्या करने में वर्तमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, या ऐतिहासिक व्याख्या में, या इतिहास की व्याख्या करने में, इतिहास की व्याख्या करने में वर्तमान, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? लिख लो। अब थोड़ा सा इसका निष्कर्ष निकालो। मैंने क्या कहा कि जब भी इतिहास की व्याख्या की जाएगी तो वर्तमान की भूमिका को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्रोचे का इतिहास दर्शन यह कहता है, अर्थात कि वर्तमान के धरातल पर ही अतीत की व्याख्या करना क्या कहलाता है? ऐतिहासिक व्याख्या कहलाता है। लिखिए, अर्थात वर्तमान के धरातल पर इतिहास की व्याख्या करना ऐतिहासिक व्याख्या कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं, ये बात याद रखना। लिख लो। अब मेरे दोस्त, थोड़ा सा अगर हम और परिचर्चा करते हैं तो कुछ कथन आते हैं इतिहास की व्याख्या को लेकर के।
तो हम उनके बारे में लिखेंगे, तब तक आप यहाँ पर लिखिए। आपने EH कार का नाम सुना होगा। EH कार ने किताब लिखी है व्हाट इज हिस्ट्री, कि इतिहास क्या है। उस व्हाट इज हिस्ट्री के आधार पर EH कार कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, कि इतिहास का अर्थ उसकी व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। EH कार, इनकी पुस्तक का नाम व्हाट इज हिस्ट्री के अनुसार इतिहास का अर्थ उसकी व्याख्या है। आपने कई सारे शिक्षकों को देखा होगा जो इतिहास पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो इतिहास पढ़ाते हैं तो इतिहास बड़ा नीरस सा लगने लगता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? इतिहास ऐसा लगने लगता है कि इतिहास अपनी वास्तविकता थोड़ी देर में खो देगा। हम देखते हैं कि इतिहास उनके मुखमंडल से निर्जीव सा प्रतीत होने लगता है। इतिहास में तथ्य जो है वह गड़े मुर्दे की तरह हो जाते हैं, जिनकी कोई व्याख्या नहीं होती, कोई अर्थ नहीं होता। इतिहासकार यहीं पर कहना चाह रहा है कि एक सच्चा इतिहासकार वही है कि जब वो इतिहास पढ़ाए तो इतिहास वास्तविक लगना चाहिए, इतिहास उसकी आंखों के सामने से निकलना चाहिए। वही इतिहास है। इतिहास वही है। जब हम किसी इतिहास की व्याख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो इतिहास की व्याख्या इतिहास के आधार पर होनी चाहिए, ना कि किसी और आधार पर। तथ्य जीवंत होना चाहिए, आवाज दमदार होनी चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा, यह GR एल्टन कह रहे हैं। GR एल्टन कहते हैं इतिहासकार का इतिहास ही उसकी व्याख्या है। क्या गजब की बात कही है GR एल्टन साहब ने। लिखिएगा GR एल्टन। आहा, गजब भाई साहब, गजब। के अनुसार इतिहासकार का इतिहास ही उसकी व्याख्या है। क्या लाइन कही है कि इतिहासकार का इतिहास ही उसकी व्याख्या है। आपका अतीत क्या है, वही तो आपकी कुछ बातों की बात करेगा। एक नाम आता है शेख अली का। बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए हैं शेख अली महोदय। शेख अली साहब कहते हैं कि इतिहास में व्याख्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर होता है। यानी कि ऐतिहासिक व्याख्या जो है वह सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती है। समझ में आ रही है? ऐतिहासिक व्याख्या केवल और केवल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है। यह बात किसने कही थी? शेख अली ने कही थी। तो लिखिएगा अगला कथन, शेख अली के अनुसार ऐतिहासिक व्याख्या कुछ प्रश्नों का उत्तर है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात। लिखो। एक नाम आता है RG कॉलिंगवुड। उन्होंने समस्त इतिहास को विचारों का इतिहास बताया, कि जितना भी इतिहास आप पढ़ते हैं आखिरकार वह क्या है, विचारों का इतिहास है। आप एक चीज नोटिस करिए, चाहे आप पहला कथन पढ़िए एचकार का कि इतिहास का अर्थ उसकी व्याख्या है,
जी.आर. एल्टन का कथन इतिहासकार का इतिहास ही उसकी व्याख्या है। मेरे दोस्त, आखिरकार इतिहासकार के ही इर्द गिर्द चीजें क्यों घूम रही है? क्योंकि कोई इतिहासकार ही इतिहास की वास्तविकता से हमें परिचित करवाता है, हमें बताता है कि आखिरकार इतिहास क्या है, किस अर्थ में है, किस प्रकार से है, उसका क्या प्रभाव है, क्या कारण है, क्या घटना है। यही तो इतिहासकार है। इसीलिए आरजी कॉलिंगवुड कहते हैं आइडिया ऑफ थॉट्स। आरजी कॉलिंगवुड ने बहुत शानदार व्याख्या की है। उसने कहा है कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। लिखिए, आरजी कॉलिंगवुड। के अनुसार मस्त इतिहास विचारों का इतिहास। लिख लो। ये कहते हैं कि विचार का स्वरूप भी अनुभव मूलक होता है। विचार का स्वरूप अनुभव मूलक होता है। सिंपल सी भाषा में समझिए, जिस व्यक्ति के पास जितना अनुभव होगा वह व्यक्ति उतने ही अच्छे और विचार साझा कर सकता है, परिपक्व विचार साझा कर सकता है। तभी तो क्या कहा जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं उन अनुभवों की खान होते। अर्थात जिस बात का कोई अनुभव नहीं है उसका कोई इतिहास नहीं हो सकता और ना ही कोई उसकी व्याख्या कर सकता है। अर्थात, कंटिन्यू लिखिए, अर्थात जिस विचार का कोई अनुभव नहीं है, जिस आइडिया का कोई अनुभव नहीं है ना, उसका ना तो इतिहास संभव है और ना ही ऐतिहासिक व्याख्या उसका, ना तो इतिहास संभव है और ना ही ऐतिहासिक व्याख्या। लिख लो, आर जी कॉलिंगवुड। आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर कहीं पर भी विचार शब्द आ जाता है ना और प्रश्न में अगर आरजी कॉलिंगवुड है तो वह आंख बंद करके लगा देना, काम हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो ये चीजें आज के संदर्भ में हमने पढ़ी, विशेष तौर पर ऐतिहासिक व्याख्या, हिस्टोरिकल मूवमेंट, सॉरी हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, आधार क्या है, इन सब चीजों को समझिएगा। सामान्य नियम प्रतिरूप, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता, कार्य कारण संबंध। ऐतिहासिक व्याख्या का सामान्य अर्थ किसी घटना की यथार्थ वास्तविक स्वरूप का प्रस्तुतिकरण करना ही ऐतिहासिक व्याख्या है। अन्य शब्दों में इतिहास की घटनाओं, तथ्यों, प्रमाणों, स्रोतों, साक्ष्यों को समझना, उनका विश्लेषण करना और उनका अर्थ निकालना ही ऐतिहासिक व्याख्या है। ऐतिहासिक व्याख्या में इतिहासकार किसी घटना की केवल व्याख्या ही नहीं करता, अपितु वह यह भी बताता है कि यह घटना क्यों घटी, इसके क्या कारण थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए 1857 की क्रांति का मैंने एग्जाम्पल दिया। वामपंथी इतिहासकारों ने दक्षिणी वामपंथी इतिहासकारों पर आरोप लगाया कि इतिहासकार ना तो कथावाचक हो गए हैं, यानी कि इतिहासकार अब नहीं रहे, कथावाचक हो गए। कथावाचक या कहानीकार तथ्यों का प्रयोग नहीं करता। इतिहास लेखन में तथ्यों को इतिहास की रीढ़ माना जाता है, लेकिन बिना व्याख्या के तथ्यों का कोई अर्थ नहीं है। इसी कारण इतिहास को तथ्य प्रधान ना मानकर व्याख्या प्रधान माना जाता है।
इतिहास में ऐतिहासिक व्याख्या की आवश्यकता होती है। तथ्यों की व्याख्या करने में इतिहासकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतिहासकार की सोच, विचारधारा, समाज, वातावरण, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर व्याख्या का स्वरूप बदलता है, अर्थात इतिहासकार के आधार पर व्याख्या निर्धारित होती है। हर व्याख्या ऐतिहासिक व्याख्या नहीं होती। अभी तो इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जो व्याख्या करता है वही ऐतिहासिक व्याख्या कहलाती है। ऐतिहासिक व्याख्या का आधार ऐतिहासिक तथ्य होते हैं। ऐतिहासिक व्याख्या की प्रकृति के संदर्भ में गलत होगा कि व्याख्या का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि सही है व्याख्या का स्वरूप संभावनात्मक होता है, विकासवादी होता है, चक्रवादी, चक्रीय या युग चक्रवादी होता है। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है कि इतिहास की व्याख्या ऐतिहासिक व्याख्या का स्वरूप कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है। वॉल्स ने मूल्यपरक विचारधारा, मार्क्स ने विकासवादी और इतिहास की गति को विकासात्मक प्रक्रिया माना। क्रोचे समस्त इतिहास समसामयिक है, इतिहास की व्याख्या करने में वर्तमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अर्थात वर्तमान के धरातल पर इतिहास की व्याख्या करना ऐतिहासिक व्याख्या कहलाता है। इतिहासकार इतिहास का अर्थ उसकी व्याख्या है। किताब का नाम व्हाट इज हिस्ट्री है, इतिहास क्या है। ठीक है। जी आर एल्टन, इतिहासकार का इतिहास ही उसकी व्याख्या है। शेख अली के अनुसार ऐतिहासिक व्याख्या कुछ प्रश्नों का उत्तर है। आर जी कोलिंगवुड, समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। विचार का स्वरूप अनुभव मूलक होता है, अर्थात जिस विचार का कोई अनुभव नहीं उसका ना तो इतिहास संभव है और ना ही ऐतिहासिक व्याख्या। ये क्लास कैसी लगी हमें जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम चंदू जैन है। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन के 50 प्रश्न आते हैं। बट ये है कि हम इतिहास दर्शन की तैयारी कहाँ से करें। तो हम चंदू सर की क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन का एक शानदार कोर्स। यह कोर्स आपको मिल जाएगा, लाइव चल रहा है चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर से आज ही आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पर 13 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर 2, हिस्ट्री फाउंडेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट पीजीटी समान रूप से उपयोगी है, इतिहास दर्शन लेखन यूपीटीजीटी के लिए है, सेकंड ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री का है, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज है, एक टेस्ट सीरीज सभी पीजीटी एग्जाम्स के लिए है, नोट्स हार्ड कॉपी में है, नोट्स सॉफ्ट कॉपी में है, विश्व इतिहास प्राचीन मध्य आधुनिक भारत। तो ये सारे कोर्स आपको मिलने वाले हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो देरी किस बात की, गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम चंदू जैन है। नमस्कार।